ग्लोब मिल म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9th में पाठ चौथा त्रिभुजों की रचनाएं इसके बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न संग्रह है। क्योंकि त्रिभुज में क्या होते हैं कि 6 घटक होते हैं टोटल। त्रिभुज में कितने घटक होते हैं बच्चों? 6 घटक होते हैं। अगर हम लोग त्रिभुज बनाएंगे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जैसे पहली भुजा यहाँ पे हो गई ए बी, दूसरी भुजा हो गई बी सी और तीसरी भुजा हो गई ए सी। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। जैसे यहाँ पे कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये मैंने संक्षिप्त रूप में नाम लिया क्योंकि कोण को 3 प्रकार से नाम लिया जाता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी। और 3 भुजाएं हैं तो टोटल कितने घटक हुए? 6 घटक हो गए। छोटी कक्षाओं में हमने इसके पहले पढ़ा था कि त्रिभुजों की रचना के लिए हमें 6 घटक में से कोई भी 3 घटक की जरूरत होती है। अगर हमें कोई भी 3 घटक मालूम है तो हम त्रिभुज बना सकते हैं, बराबर। इस पर हमारे कक्षा 8वीं में भी त्रिभुज की रचनाएं हो चुकी है। अभी यहाँ पर इसके पहले ये प्रश्न संग्रह 4.3 है। 4.1 और 4.2 में आपने क्या पढ़ा था कि हमें एक आधार मालूम है, बराबर। एक जानकारी ये है। दूसरा हमें क्या मालूम है? एक कोण मालूम है, 2 जानकारी। और तीसरी जानकारी हमें ए बी और प्लस ए सी, मतलब ए बी और ए सी का योगफल दिया है। मतलब 2 भुजाओं का योगफल दिया है, एक आधार दिया है और कोई भी एक संलग्न कोण दिया गया है, मतलब आधार का कोण। इस पर हमने रचना किया था। ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया था कि आधार है, कोई एक संलग्न कोण है और दोनों भुजाओं का अंतर ए बी माइनस ए सी, इन 2 भुजाओं का अंतर दिया गया है और उसकी रचनाएं किए थे। अभी यहाँ पर हम इस प्रसंग्रह में किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हमें त्रिभुज में आधार दिया गया है और एक कोण कोई भी दिया गया है और त्रिभुज की परिमिति दी गई है। बच्चों, परिमिति, ये जो शब्द है परिमिति का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये परिमिति हो जाती है। तो अभी हमें जो जानकारी दिया है, एक आधार, एक कोण का माप और परिमिति दिया गया है। इस पर हमें कोण बनाना है। ये बहुत ही सरल है। तो ये मैंने आपको पूरी बेसिक पहले की जानकारी दे दिया कि त्रिभुज में कितने घटक होते हैं, पहले हमने कैसे बनाया। और आज अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो किसके बारे में है कि त्रिभुज की परिमिति दिया गया है, एक कोण दिया गया है और आधार दिया गया है, उसके आधार पर हमें बनाना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न संग्रह 4.3 का पहला सवाल है, पी क्यू आर की रचना करना है इस प्रकार की कोण क्यू 70 अंश और कोण आर में 80 अंश दिया गया है और यहाँ पर एक परिमिति दी गई है। यहाँ पे हमें परिमिति दिया गया है और 2 कोण का माप दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक कच्ची आकृति बनाएंगे। कौन सी आकृति बनाएंगे बच्चों? कच्ची आकृति। कच्ची आकृति में क्या होता है कि हमें त्रिभुज बनाना होता है लेकिन इसका माप सेम नहीं होता है। वो माप हम नहीं लेंगे, खाली हमें एक रफ कच्ची आकृति बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे हम। ये हमारा त्रिभुज हो गया। इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू और आर, क्योंकि हमें दिया ना पी क्यू आर। हमें क्यू और आर इस कोण का माप दिया है। कोण क्यू का मान 70 अंश है, तो इसे मापेंगे नहीं क्योंकि कच्ची आकृति है। ये आर 80 अंश है, लेकिन हमें यहाँ पे आधार का माप नहीं दिया है, हमें तीनों भुजाओं का योगफल दिया है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ये जो भुजा है इसे हम बड़ा करेंगे। इस भुजा को हम क्या करेंगे, जो आधार है इसकी भुजाओं को
इसे हम बड़ा करेंगे, तब तक बड़ा करेंगे जब तक ये पी क्यू और ये यहाँ पर इसे बड़ा करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए। क्या हो जाए? दोनों बराबर हो जाए। ये हमारी कच्ची आकृति है। और यहाँ पे इसे मिला देंगे, क्योंकि ये कच्ची आकृति है तो इसमें कोई माप नहीं है, लेकिन इसे हम पेंसिल और स्केल से ही बनाएंगे, ये ध्यान रखना है हमें। इसका नाम हम कोई भी दे सकते हैं, ए बी। अब देखिए ये इसके बराबर है और यहाँ पर एक लाइन और ये लिया, पी आर इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या हो गया, क्योंकि तीनों भुजाओं का माप दिया है तो अब हम लोग ले सकते हैं 9.5। कितना ले सकते हैं? 9.5 सेमी। ये हमें भुजा लेना है। ये हमारी कच्ची आकृति है, अभी इसे बना नहीं रहा हूँ। ये 70 अंश है। अभी हमें 70 अंश कैसे लेना? देखिए अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज की अगर सम्मुख भुजा बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था। तो ये 70 अंश है। तो ये देखिए त्रिभुज पी क्यू ए में इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का माप उसके संगत अंतःकोण के मापों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इसका अंत जो कोण है, इसके सम्मुख जो कोण है, उनके मापों के योगफल के बराबर होता है। तो अगर ये 70 अंश है तो इसका मतलब इन दोनों का योगफल भी 70 होगा। तो अगर हम इसे x ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स मतलब कोण P प्लस कोण A बराबर कोण A क्या बन जाएगा? Q। तो इसका मान है मेरे पास 70 अंश है, तो ये x और x ले लिया तो यहाँ पे 2x हो गया 70 अंश। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 35 अंश, क्योंकि इससे 2 से भाग दे देंगे। तो यह कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें 35 अंश का कोण बनाना है और यहाँ पर भी हमारा क्या बन जाएगा? 35 अंश का कोण। इसी तरह से ये देखिए आपने समझ लिया ना, ये बहिष्कोण है तो इन दोनों का योगफल 70 होगा तो इसका आधा बनाएंगे 35। इसी तरह से 80 डिग्री है, 80 अंश, तो ये बहिष्कोण है किस त्रिभुज का? पी क्यू पी आर बी का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 80 अंश है तो 80 का आधा कितना होता है? 40 अंश। तो यहाँ पे 40 अंश का कोण, यहाँ पर भी 40 अंश का कोण। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए कच्ची आकृति है तो अभी हमें समझ में आ गया है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक आधार बनाना होगा 9.5 सेंटीमीटर का। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 35 अंश का कोण, 70 है तो उसका आधा, 80 अंश है तो उसका आधा लेंगे, 40 अंश का कोण बनाएंगे। जब दोनों जहां पे मिलेंगे वो बिंदु होगा P। अब ये P हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लंब समद्भाजक लेंगे। क्या लेंगे? इसका लंब समद्भाजक। ये कच्ची आकृति है, अभी मैंने लंब समद्भाजक नहीं लिया, सिर्फ आपको बताया, क्योंकि अगर ये लंब समद्भाजक होगा तभी ये क्या होगा, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी और हमें बिंदु Q मिलेगा। इसी तरह से इसका भी हम लोग लंब समद्भाजक लेंगे। तो यह जो लंब समद्भाजक है इस आधार की रेखा पर जहां पर मिलेगा वह बिंदु R होगा और फिर हम क्या करेंगे, पी क्यू आर को मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी ये कच्ची आकृति कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर अब हम इसे देख के ही यहाँ पर हम पक्की आकृति बनाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है इसलिए मैं कच्ची आकृति हटा रहा हूँ, लेकिन आपको अपने नोटबुक में कच्ची आकृति कॉर्नर पे बनाना है ऊपर, और नीचे आपको जो जगह है वहां पे आपको पक्की आकृति बनानी होगी। तो यहाँ पर मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग इस यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें लेना होगा आधार 9.5 सेमी। देखिए आपको है यहाँ पे स्केल जैसे है तो 9.5 सेंटीमीटर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 के बीच में 5, एक छोटी लाइन होती है, 10 लाइन होती है। तो यहाँ पे 9.5 को काउंटिंग करके लेना है।
एक्चुअली मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, तो अगर उतना छोटा लूंगा तो दिखेगा नहीं आपको, इसके लिए मैं थोड़ा बड़ा स्केल ले रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जब इसका सब नामांकन बराबर होता है, जो माप दिया गया है वही माप है, अगर उससे अधिक हुआ या कम हुआ तो आपके नंबर कट जाएंगे। जितना कोड है वही कोड हमें लेना है। तो यहाँ पर मैंने 9.5 सेमी लिया आधार। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया था ना कि इसे मैं कोई एक नाम दे दूंगा, इसको नाम मैंने दे दिया ए बी। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग कुछ नामांकन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हम पूरा कंप्लीट होने के बाद नाम लिखेंगे। ये देखिए चांदा है, चांदा में ये जो देखिए सीधी लाइन जा रही है, ये हमें रखना है अपने आधार पर। ये जो यहाँ पे जो सेंटर है, ये हमें रखना है अंत बिंदु पे ए या बी पे। और यहाँ पे हमें देखिए दो है, 0 और 100 है, 0 और 100 है, तो हमारे पास 70 अंश है। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, यहाँ से 100 से लेते हैं, तो 100 से लेंगे तो आपको 70 अंश कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको 70 अंश अधिक कोण पे मिलेगा। लेकिन हमें लेना कहाँ से है कि 0 से स्टार्ट करना, हमेशा 0 से ही शुरू करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। लेकिन हमें इसका आधा लेना है, तो 30, 10, 0 के बाद 10, 20, 30, 40 के बीच में 35। अब देखिए इसे हम यहाँ पर रखेंगे, अपने चांदा को इसके अंत बिंदु को ए पर रखेंगे, सीधी रेखा होनी चाहिए। 0 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40 के बीच में एक पेंसिल से टिक कर देंगे इसे। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसे हम मिला देंगे। ये हमारा कितने अंश का कोड हो गया, 35 अंश का कोड हो गया। आपको जानकारी के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 35 अंश। अब दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया था आपको 80 अंश है, तो इसका आधा लेना होगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे सीधा अपना चांदा जो है प्रोटेक्टर, ये 0 है, 0 से शुरुआत करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40। तो 40 पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 पर लगा दिया और इसे मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा 40 अंश का कोड। अभी जैसे मैंने कहा था कि ये जो मिलेगा बिंदु, हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, पी। तो एपी, इस एपी को क्या करेंगे हम लोग, अब लंब समद्विभाजक करेंगे। क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजक। तो इसके लिए हमें गोला प्रकार का उपयोग करना है। ये आपका गोला प्रकार है, गोला प्रकार में पेंसिल रखेंगे और दोनों को मिला देंगे। यहाँ पर पेंसिल और ये दोनों एक रेखा पर होनी चाहिए। गोला प्रकार का नुकीला भाग आप ए पर रखेंगे। एपी का लंब समद्विभाजक है, तो एपी से हमें क्या करना है, आधे से अधिक की दूरी लेना है। आधे से अधिक की दूरी लेके यहाँ पर एक चाप कट करेंगे। इसी तरह से पी पर रखेंगे और यहाँ पर हमें एक चाप कट करना है। अगर समझो ये दोनों मिल नहीं रहा तो फिर से आप आएंगे यहाँ पर ए पर और इसे बढ़ा देंगे इस तरह से। ये दोनों चाप जहां पर आपका मिल गया है, अब स्केल की सहायता से इसे हम लोग मिला देंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों बिंदु इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये हमारा इसका लंब समद्विभाजक हो गया। अब इसका नाम हम, क्योंकि यहाँ पे क्यू से लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग इसे क्यू रखेंगे, या बाद में भी रख सकते हैं। और फिर हम आते हैं यहाँ पर, अब हम पी और बी, इसका लंब समद्विभाजक लेंगे। पी पर रखेंगे, आधे से अधिक की दूरी लेंगे, इसे कट किया हमने। यहाँ पर ऐसा चाप लेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे बिंदु पी बी पर,
इसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इसकी दूरी को कम ज्यादा नहीं करना है, सेम वही होना चाहिए, नहीं तो आपका लंबसमद्भाजक बराबर नहीं आएगा। ये देखिए ये मैंने लिया तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो फिर से हम जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपका चाप कट हो गया। अब इसे हम यहाँ पर मिला देंगे स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को। ये देखिए, तो ये हमारा हो गया लंबसमद्भाजक। ये 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 हमारा बिंदु हो जाएगा यहाँ पर आर। अब पी और क्यू को आप मिला देंगे। इसी तरह से पी और आर को भी मिला देंगे आप। तो ये बन गया आपका पी क्यू आर। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि पी क्यू बराबर हो जाएगा ए क्यू को, क्योंकि जब किसी भी भुजा पर लंबसमद्भाजक लेते हैं तो इसके लंबसमद्भाजक के किसी भी बिंदु से इसके जो रेखाखंड है इसके अंत बिंदुओं की दूरी हमेशा समान होती है। तो इसके लिए ये दोनों समान हो गए। इसी तरह से पी आर और बी आर भी, जब इसका हमने लंबसमद्भाजक लिया तो ये दोनों की दूरी भी हमारी क्या हो गई, समान हो गई। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर आपका कितना हो गया 9.5 सेमी। जो सबसे पहले आपने आधार लिया था, देखिए ये 35 है तो ये भी 35 अंश होगा, और इस तरह से ये कितना बन जाएगा आपका 70 अंश। कारण क्या है, बहिष्कोण। बहिष्कोण का माप इन दोनों कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। तो ये 40 है, ये भी 40 होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसका योगफल 80। अगर आप इसे मापेंगे भी चांदा से तो इसका माप 70 अंश और इसका माप 80 अंश होगा। जबकि हमने इसे पहले नहीं मापा, लेकिन फिर भी इसका माप क्या होगा 70 और 80 अंश। तो इस तरह से आपकी त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो गई। यहाँ पे अगर हम इसे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, देखिए यहां से यहाँ की दूरी कितनी 9.5। 9.5 ए बी बराबर क्या हो गया, ए क्यू प्लस क्यू आर। ए क्यू प्लस क्यू आर प्लस बी आर। लेकिन ए क्यू किसके बराबर है, पी क्यू के, तो ए क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस बी आर की जगह पे, क्योंकि क्यू आर अपनी जगह पर ही है, क्यू आर, और इस बी आर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, पी आर। तो देखिए यही माप आपको यहाँ पे दिया गया था, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर 9.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपकी त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो गई। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें, बहुत ही सरल है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं क्योंकि आगे के भी दो सवाल हमारा यही है सेम। सबसे पहले मैं क्या लेना, अभी हमें ध्यान में क्या रखना, सबसे पहले जो परिमिति बोला है उतना लंबा हम लोग एक रेखाखंड ले लेंगे, सबसे पहला पार्ट। फिर हम देखेंगे कोण क्या दिया है। जैसे P, तो P ऊपर होगा, बाकी एक Q और R, मतलब ये दोनों हमारे आधार होंगे, आधार के कोण है। तो हम क्या करेंगे, Q 70 अंश है तो इसका जो भी कोण दिया है उसका आधा लेंगे। 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। तो आप इस रेखाखंड के एक सिरे पर 35 अंश का कोण बना देंगे। दूसरा R है 80, तो उसका आधा कितना होगा 40 अंश, दूसरे सिरे से 40 अंश का कोण बना देंगे। दोनों जहां पर मिलेंगे एक बिंदु होगा, उसे आप एक नाम दे देंगे, जो त्रिभुज का नाम होगा P। इसके बाद हमें क्या करना है, जो आपने मिलाया इस रेखाखंड का लंबसमद्भाजक लेना है, जो कि आपने पहले भी ले चुके हैं, आपको मालूम है। तो ये लंबसमद्भाजक लेंगे, ये लंबसमद्भाजक आपकी इस आधार की जिस भुजा पर मिलेगा वो Q होगा। अब दूसरा PB जो आपने मिलाया था उसका लंबसमद्भाजक लेंगे, वह रेखाखंड जहां पर मिलेगा आपके आधार पर वह बिंदु होगा दूसरा R। और फिर पी क्यू को मिला देंगे, पी आर को मिला देंगे, तो इस तरह से आपकी त्रिभुज की रचना कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर मैं आगे सवाल दूसरा शुरुआत करूं।
ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे शुरुआत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करना है। एक्स वाई जेड की रचना। कोण वाई दिया है आपको 58 58 अंश। कोण एक्स 46 46 अंश तथा त्रिभुज की परिमिति। देखो यहाँ पे इन्होंने प्लस करके ना आपको नाम ही दे दिया है, त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति 10.5 सेमी। तो देखिए यहाँ पे हमें दो कोण मतलब वाई और हमें क्या दिया है यहाँ पर, y और x दिया है। ये दो कोण का माप दिया है और परिमिति दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था, सभी जो रचना करना उसकी एक कच्ची आकृति आपको बनानी है। लेकिन यहाँ पे हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसके लिए मैं कच्ची आकृति आपको जैसे पहले बताया था वैसी कच्ची आकृतियां बनाओगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फेयर पे जा रहे हैं क्योंकि सेम चीज है। तो सबसे पहले परिमिति हम लोग 10.5 लेंगे, सेमी लंबा लेंगे एक रेखाखंड। टेन पॉइंट फाइव है तो आप समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 11 के बीच में पांचवी लाइन 10.5 हो गया। यहाँ पर एक्चुअली बोर्ड पे आपको दिखिए, इसके लिए मैंने बड़ा स्केल लिया है। तो यहाँ पे 10.5 लेंगे, तो इसका मैं एक नाम दे देता हूँ ए और बी। बाद में हम लोग नाम लिखेंगे 10.5 सेंटीमीटर। अभी 58 है तो 58 का आधा कितना होता है बच्चों, 58। अगर नहीं मालूम है तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन गलत नहीं करना है। या दो से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। 2 दूनी 4, एक यहाँ से नेक्स्ट 18, 2 9 18, तो ये कितना हो गया 29। गलत नहीं होना चाहिए ना, इसलिए हम नहीं आ रहा है हमें ओरल तो हम भाग कर लेंगे, गुणा कर लेंगे जो भी है, तो 29 है। अब ये जो आपका प्रोटेक्टर है चांदा बोलते हैं हम, इसे हम लोग रखेंगे इसी सीधी लाइन को यहाँ पर ए पर। और 58 का जैसे हमने बताया 29, तो 0 से शुरुआत करेंगे, 0 10 20 30, लेकिन 30 से पहले एक छोटी सी लाइन आती है उसको 29 बोलते हैं, बराबर। तो आप 29 पे एक पेंसिल से टिक मार्क कर लेंगे। अब स्केल से इसे हम क्या करेंगे, इस ए के अंत बिंदु को और यहाँ पर इसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये 29 अंश का कोण हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने बता दिया आपको 29 29। दूसरी तरफ 46 दिया है, तो इसी तरह से 46, 46 का हाफ क्या होगा, वैसे तो 23 होगा। 20 46 दो से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 0 6 2 तिहाई 6, 23। तो यहाँ पर हम लोग कितने अंश का कोण बनाएंगे, 23 अंश का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चांदा रखेंगे, तो 23 अंश का कोण बना देंगे। तो देखिए 0 10 20 30, 23 है तो यहाँ पे 20 के बाद तीसरी लाइन छोटी सी आएगी।
और इसे भी स्केल से मिला देंगे। देखिए एक्चुअली मैंने एग्जैक्ट कोड लिया इसलिए आपको एकदम थोड़ा छोटा दिखेगा। तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, तो 23 अंश का कोड हो गया। अब ये जो मिला है क्योंकि ये हमारा y और x है, दो y और x है तो बचा क्या z, तो इसका नाम हो जाएगा z। क्लियर। अब a और z इसका हम लोग लंब समभाजक लेंगे। क्या लेंगे? लंब समभाजक। जैसा मैंने बताया था आपको, लंब समभाजक के लिए गोला प्रकार का नुकीला भाग a पर रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, ए पर रख के दो चाप कट करेंगे, फिर जेड पर रखेंगे नुकीला भाग परफेक्ट, और यहाँ पे चाप, और इस तरह से यहाँ पे। इसलिए आपका नोटबुक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन ये हमारा वर्टिकली है, तो इसलिए आपको अभी देखिए बराबर नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे, इसे एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी जाएंगे, एक्सटेंड कर देंगे। हमें दो ये मिल गया बिंदु। अब क्या करेंगे, इसे हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। ये स्केल की सहायता से आप मिला देंगे। इसी तरह से बी और जेड का भी आप लंब समभाजक लेंगे, जेड पर रखेंगे, आधे से अधिक की दूरी लेंगे। थोड़ा मैंने अधिक दूरी इसलिए लिया, नहीं तो क्या होगा, ये चाप अंदर ही कटेगा, मतलब अंदर ही कटेगा तो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा ऐसा दूरी लिया कि ये थोड़ा बाहर आए। ठीक है, तो हमारे ऊपर है, तो यहाँ पर हमने लिया। इसी तरह से जेड को यहाँ पे कट करोगे, फिर बी पर आएंगे, इसी तरह से बी पर आएंगे। यहाँ पर देखिए ये चाप नहीं आ रहा है, फिर से हम यहाँ पर आएंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे और इसे बाद में रफ कर देंगे। यहाँ पर जो अतिरिक्त है उसे आप रफ कर दीजिएगा इस तरह से। अब इन दोनों को आप मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को लेके आप मिला देंगे, बराबर। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्योंकि 58 का हाफ लिया था तो ये y हो जाएगा आपका, ये 46 का हाफ 23 लिया था तो ये आपका x बन जाएगा, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, z और y को मिला देंगे, और यहाँ पर z और x को मिला देंगे। देखिए अगर ये ज्यादा अतिरिक्त है तो आप इससे रब कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि आप इतना बड़ा ना बनाएं कि आपको रब करना पड़े, क्योंकि रचना में इरेजर जो रबर का उपयोग वर्जित है, न करे तो बहुत बढ़िया है। कहीं पर भी रबर का उपयोग नहीं करना चाहिए, आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लो कि इस यहाँ पर उपयोग न हो। इस तरह से यहाँ पर एरो का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे हम बता देंगे लंब समद्भाजक है, तो ये लंब समद्भाजक का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर बताएंगे कि ये दोनों बराबर है, यहाँ पर एक लाइन से इसे बता देंगे ये दोनों बराबर है। फिर इसका नामांकन करेंगे, क्योंकि कितना था हमने लिया था 10.5 सेमी। तो ये आपका यहाँ पे, हाँ ये 29 है, तो यहाँ पर भी 29, तो इसका डबल हो जाएगा 58, तो यहाँ पर 58 अंश। इसी तरह से यहाँ पे भी 23, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 46। तो आपको रचना में हर बात का ध्यान रखना है, पेंसिल एकदम नुकीली होनी चाहिए, कहीं पर भी रबर का उपयोग नहीं होना चाहिए। जो मान दिया है जैसे 10.5, वो राउंड फिगर नहीं देते 10 12, आपको पॉइंट में देंगे, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए, पॉइंट लगाने में आगे पीछे कर दे, तो इसलिए 10.5 प्रॉपर लेंगे। कोड भी इस तरह से वो रखेंगे कि एग्जैक्ट नहीं रहेगा कि 30 अंश 40 अंश 50, वो पॉइंट में देंगे कि आपको जैसे 29 उसका आधा
तो आपको जिसे आधा करने में भी बच्चे गलत कर देते हैं, कोड बनाने में भी गलत करते हैं, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 58 का आधा 29 लेंगे, इसका आधा 23 लेंगे, दोनों मिला देंगे तो आपको मिलेगा z, और फिर इसका लम्ब-समभाजक लोगे, जिस बिंदु पर आएगा वह y, bz का लम्ब-समभाजक लेंगे, वह जिस बिंदु पर आएगा वह x, और फिर इस तरह से इसे मिला देंगे z y x, तो ये आपका बन गया त्रिभुज x y z। क्या बन गया? x y z। अगर इसका हम देखेंगे तो a से b बराबर ए वाई प्लस वाई एक्स प्लस बी एक्स। ए बी की दूरी 10.5, ए वाई बराबर जेड वाई, यहाँ पे जेड वाई लिख देंगे, वाई एक्स अपने जगह पर ही है, और बी एक्स के जगह पे जेड एक्स लिख देंगे। अब ये तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसी को परिमिति बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? परिमिति। तो आपका हो गया ना परिमिति बराबर 10.5 सेमी। क्लियर? तो ये आपकी ये रचना कंप्लीट हो गई। तो बच्चों इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चे लोग आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज LMN की रचना करना है। की रचना इस प्रकार करें कि कोण M 60 अंश, कोण N 80 अंश तथा LM प्लस MN प्लस NL बराबर 11 सेमी। यहाँ पर भी आपको रफ कच्ची आकृति बनानी होगी। एक त्रिभुज बनाना होगा LMN, जिसमें कोण M 60, कोण N 80 और उसकी तीनों भुजाओं का योगफल 11 अंश है। फिर हमें क्या करना है? एकदम सरल है, क्योंकि 2 प्रश्न हमने कर चुके हैं इस तरह से। जो त्रिभुज जो परिमिति है उतना लंबा सेंटीमीटर हम लोग पहले एक आधार ले लेंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम एक आधार लेने जा रहे हैं। ये आपको लेना है 11 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके स्केल में 11 सेंटीमीटर है, वहां तक ही लेना है, ना उससे ज्यादा और ना ही कम। अब इसमें पहले ही बताया था, इसका हम नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें LMN है तो इसे तीनों ना अल्फाबेट छोड़ के कोई दूसरा अल्फाबेट दे देंगे हम। इसका नाम A और B।
ए और बी। अब हम कोड एम 60 अंश है, तो 60 का आधा कितना होता है बच्चों 30 अंश। तो इस चाँदा में हम लोग 30 अंश का कोण बनाएंगे। अब आपको कोण बनाने भी आ गया है क्योंकि 2 बार मैंने बता दिया है। यहाँ पर चाँदा रखेंगे सीधा एकदम लाइन, इसका जो सेंटर है एकदम अंत बिंदु पर होना चाहिए, जीरो एकदम प्रॉपर लाइन पर। जीरो से शुरुआत करेंगे, 0, 10, 20, 30 और यहाँ पे 60 का आधा 30 अंश, तो 30 अंश हम यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट वही कोण बता रहा हूँ, इसके लिए सेम नहीं तो थोड़ा अधिक भी ले सकते हैं 30 अंश। अब हम क्या करेंगे, इसे स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा कोण है, आधार का कोण 80 अंश, तो 80 का आधा कितना होगा बच्चों 40 अंश। तो यहाँ पर हम रखेंगे सीधा एकदम आधार पर, जीरो से शुरुआत करेंगे, इसका अंत बिंदु एकदम केंद्र सेंटर पर होगा और जीरो से शुरुआत करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40। और इसे भी मिला देंगे हम स्केल की सहायता से। अब देखिए अगर ये नहीं मिल रहा है आप दोबारा जा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वन टाइम में ही आ जाए, नहीं तो क्या होगा कि हम जब 2 बार लाइन बनाते हैं तो लाइन एक के ऊपर एक दूसरी हो जाती है। ए भी है यहाँ पर, एम और एन इस दो कोण का माप दिया है, मतलब एम और एन मतलब एल नहीं दिया है, तो इसलिए इसको एल यहाँ पर रखेंगे। जो 2 अल्फाबेट नहीं दिया है वह कोण ऊपर होगा। अब हमारे पास ए एल और बी एल आ गया। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, लंब समद्विभाजक। क्या लेंगे, लंब समद्विभाजक। गोला प्रकार, इसका नुकीला भाग ए पर आधे से अधिक की दूरी लेंगे। मैंने आधे से थोड़ा ज्यादा अधिक दूरी लिया क्योंकि कोशिश कीजिएगा कि ये जो है चाप अंदर ना बने, क्योंकि एक तो छोटा त्रिभुज बनता है, ऊपर से चाप भी अंदर आ जाएगा तो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आप कोशिश कीजिएगा कि वो चाप बाहर कट करे। यहाँ पर देखिए मिला नहीं, तो फिर से आप जाएंगे बराबर। ये हमें दो इस तरह से क्रॉस, दोनों चाप जहां पर मिलते हैं वह बिंदु मिलना चाहिए। अब स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे इस दोनों बिंदुओं को। यहाँ पर दोनों बिंदुओं को आप मिला देंगे, लेकिन देखिएगा क्योंकि स्केल थोड़ा छोटा था तो आप लंबा स्केल का उपयोग करेंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर हम जाते हैं बी और एल का लंब समद्विभाजक लेने, आधे से अधिक दूरी रखेंगे और ये चाप कट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर बी पर रख के आप चाप कट करेंगे और यहाँ पर भी आप चाप कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फिर नहीं आया हमें, फिर से हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे और जो ज़्यादा अतिरिक्त है उसे क्या करेंगे, हम इरेज कर देंगे। क्लियर। अब स्केल की सहायता से आप इसे मिला देंगे। ये देखिए ये आपका बन गया लंब समद्विभाजक। और जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको, ये जो बिंदु मिला है इसे आप एल से मिला देंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाते समय बहुत ध्यान रखना है, पेंसिल एकदम पतली, पहले दोनों को आप चेक करेंगे। यस। अब यहाँ पर ये जो, क्योंकि ये हमने 30 अंश लिया था,
यहाँ पे 30 अंश लिखेंगे तो ये बिंदु हमारा M हो जाएगा। यह कोण 80 अंश है तो यहाँ पे हमने 40 लिया था, तो इस बिंदु N हो जाएगा M। ये 30, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 अंश। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ये हमारा बहिष्कोण है। बहिष्कोण का माप इसके संलग्न अंतःकोण के मापों के सम्मुख कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। ये 30 है तो यहाँ भी 30, तो ये दोनों को मिलाएंगे 60, जो कि हमें चाहिए था 60। इसीलिए तो हमने इसका आधा लिया था ना पहले से ही। तो ये 80 है, यहाँ पर 80 लिखेंगे। देखिए ये कोण हमने मापा नहीं, लेकिन अगर आप मापेंगे तो इसका माप हमें वही मिलेगा। अगर हम यहाँ पर मापेंगे तो इसका माप हमें, ये देखिए 60 अंश। अगर आपको दिख रहा है उतनी दूर से तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, एग्जैक्ट 60 मिल गया। अगर यहाँ पे भी हम मापेंगे रखकर तो ये आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो यहाँ पे 80 अंश का कोण आपका बन गया है। अगर ये 80 और 60 आपका एकदम परफेक्ट है चांदा के उस पर, तो इसका मतलब आपका ये त्रिभुज सही बन गया है। यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि इसकी परिमिति 11 है तो इस तरह से एरो देके आप बताएंगे 11 सेमी। इसकी इकाई लिखना आप भूले ना, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं इकाई भी भूल जाते हैं। कोड लिखना ना भूले। जो अल्फाबेट दिया है त्रिभुज में वही अल्फाबेट का उपयोग करें। सिर्फ ये अतिरिक्त के लिए आप कोई भी अल्फाबेट का उपयोग कर सकते हैं, पी क्यू ए बी जो भी चाहिए आपको, लेकिन त्रिभुज में जो अल्फाबेट दिया है वही अल्फाबेट का उपयोग करें। कोड एम अगर 60 दिया तो सिर्फ एम की तरफ ही 60 बने, ऐसा नहीं कि आप एक्सचेंज कर दो, एन 80 है तो 80 ये बने। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि ए बी बराबर ए एम प्लस एम एन, ए एम प्लस एम एन प्लस बी एन। ए बी का मान कितना है यहाँ पर पूरा 11 सेमी। ए एम किसके बराबर है, एल एम के। एम एन ये मध्य में है, प्लस बी एन, बी एन किसके बराबर है यहाँ पर, एल एन के। तो देखिए आपका एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल या एल एन आप जो भी लिख सकते हैं, बराबर 11 सेमी। तो इस तरह से आपका ये परिमिति आपकी सही हो गई और ये आपका संपूर्ण पूरी रचना कंप्लीट हो गई। यहाँ पर त्रिभुज की रचना एल एम एन जिसकी परिमिति 11 सेमी है, जिसके दो कोण एम 60 अंश और कोण एन 80 अंश है। तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों किसी को कुछ डाउट है? तो आज हम लोग ने ये त्रिभुज की रचना जो पढ़ा, तो ये कक्षा 9 में त्रिभुज की रचना 3 प्रकार का आपको करना है, जिसमें आधार आपको दिया रहेगा, एक कोण दिया रहेगा या दो भुजाओं का योगफल जो आप 4.1 में कर चुके हैं, दूसरा एक आधार दिया है, एक आधार दिया है और एक कोण दिया होगा आधार का, और दोनों भुजाओं का अंतर दिया है, ये जो आपने 4.2 में पढ़ा है। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वह रचना कैसा है कि परिमिति दिया है, मतलब तीनों भुजाओं का योगफल दिया है और हमें दो आधार के कोण दिए हैं, उसके आधार पर हमें ये बनाना है त्रिभुज की रचना। तो आज हम लोग ने यह सीखा है करके। किसी बच्चे को कोई डाउट है? मैंने जो बोर्ड का उपयोग किया मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको दिखता, मतलब दिखाई अच्छे से पड़ा होगा, इसके लिए मैंने प्रोटेक्टर पेंसिल सबका उपयोग किया है। सर सर हाँ बोलिए सर, बोलो। हाँ बच्चे बोलो बच्चे। हेलो सर, एक हेलो, कोण का आपकी कितना है?
एक कोण का, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रहे हो? हेलो। जो कोण दिया होगा उसका आधा लेना होगा बेटा। पहला आधार आप लेंगे, उसके बाद अगर कोण 60 है तो उसका आप आधा लीजिएगा 30 अंश एक तरफ। दूसरा एन अगर 80 है तो उसका आधा लीजिएगा 40 अंश, और उसको मिलाइएगा तो जहां मिलेगा वह एक बिंदु होगा, उस बिंदु पर जो कोण नहीं दिया वो अल्फाबेट का उपयोग करना है, जैसे एल। ठीक है सर। उसके बाद इसका लंबसम लेना, उसका लंबसम लेना है, बराबर। जिस आधार हाँ पर जिस बिंदु पर आएगा वह एक बिंदु होगा, और दूसरा लंबसम लेंगे, वह जहां पर मिलेगा दूसरा बिंदु होगा। जैसे आपने कोण 80 जहां पे 40 लिया तो समझ जाइएगा वो एन रखिएगा। अगर आपने इस तरफ 30 लिया है तो वहां पर एम रखेंगे, तो इस तरह से आपका एल एम एन बन जाएगा। सर, और किसी बच्चे को कोई डाउट? वहाँ NL है, यहाँ LN है सर। क्या है बेटा? एल एम एन है बेटा, एल एम एन है। सर देखो उधर NL है, हाँ इधर बोलो। LM लिखे। ये एल एम, हाँ सर। एल एन, अच्छा ये क्या है? एन एल और एल एन ना? यस बेटा, ये हाँ दोनों एक ही है, क्योंकि हम लोग दोनों पढ़ सकते हैं कभी भी। जैसे अगर आपको रेखाखंड पढ़ना है ना तो एल एन और एन एल पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इसे एन एल ही लिखिए, बट दोनों सेम होता है इसका मतलब, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अगर हमने लिख दिया है एन एल और एल एन तो दोनों का मतलब सेम है, ये आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी रेखाखंड को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे ए यस बी पढ़ो सर। रेखाखंड या बी ए पढ़ो, दोनों सही है। ठीक है सर। और कोई डाउट बेटा किसी को? नहीं। हेलो एक बार फिर से बताइए। क्या हेलो बताऊं सर। बोलो? हाँ बोलो बेटा। सर अभी हमको ये क्वेश्चन 35 मिला एक था। बार फिर से पूरा बताइए। हेलो, क्या बोला आपने? 35 मिला था? 35 का आधा कैसे करेंगे? अरे 35 में आप भाग दीजिए ना बेटा। 35 अगर कोण मिला है, 35 में 2 से भाग दीजिए। कोई भी कोण मिला है ना, आप 2 से भाग दीजिए। 17.5। मैंने आपको भाग करके बताया था। दो, हाँ देखिए, 2 एक कम 2, 3 में से 2 गए 1, 5, 2 सत्ते 14, क्योंकि 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाता है, 14, 1। आपको दशमलव का भाग आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है तो इसलिए दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 पच्चे 10, तो ये हो जाएगा 17.5। तो 17.5 के लिए आपके चाँदा में आप देखेंगे ना, तो 17 और 18 के बीच में, 17 और 18 के बीच में थोड़ा सा मध्य में लेना, ना तो 17 पे रखना ना 18 पे रखना, दोनों के मध्य में पेंसिल एकदम शार्प पतली होनी चाहिए, तो आपको 17.5 मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। कभी भी कोई भी कोण हो अगर आपको है, ओरल मत जाइएगा, भाग करके उसे परफेक्ट निकालिएगा, क्योंकि अगर कोण गलत हो गया आपकी पूरी रचना गलत हो जाएगी। फिर एक बार फिर से पूरा यस सर। बताइए। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एकदम सरल है। क्योंकि सबसे मैं पहले जो अभी परिमिति दिया रहेगा उतना बड़ा रेखाखंड। अच्छा ठीक है, आपने अभी ज्वाइन किया, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। आप क्या करिए, जो परिमिति दिया है पहले वो रेखाखंड खींच लीजिएगा, परिमिति। क्लियर? पहला पार्ट। परिमिति खींचने के बाद जो दो कोण आपको दिया है, जैसे कोण 60 दिया तो उसका आधा लीजिएगा। 60 का आधा कितना होता है? 30 अंश। और यहाँ पर जो आपने रेखाखंड खींचा उसके अंत बिंदु से एक कोण बनाइएगा। कोण बनाना आता है ना बच्चों? तो यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाइएगा। हाँ। दूसरा 80 है तो 80 का आधा लीजिएगा, 80 का आधा 40, दूसरे सिरे से आप एक कोण बनाइए। दोनों जहां पर मिलेंगे वह बिंदु एल होगा। एल मैंने क्यों लिया? क्योंकि त्रिभुज एल एम एन है, तो एम और एन ये दो आधार हो गए, तो बचा क्या? एल, इसलिए ऊपर एल होगा। तो ये हमें कॉन्फिडेंस से लिख देना है। क्लियर? पहला पार्ट क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करता हूँ। पहले परिमिति जितना बड़ा दिया है दोनों अंत बिंदु की तरफ
जो भी कोण दिए गए उसका आधा कोण लेंगे आप, 60 का आधा 30 और 80 का आधा 40 अंश, मिला देंगे वो L। फिर इस भुजा का लंब समद्भाजक लेना है गोला प्रकार की सहायता से। गोला प्रकार की सहायता से आपको लंब समद्भाजक लेना है। ए पर रखकर आधे से ज्यादा की दूरी लेना है, एल पर दोनों मिला देंगे तो ये आपको रेखाखंड मिल गया एम। क्योंकि मैंने 60 का आधा 30 लिया था इसलिए इसका नाम एम रखा। फिर बी और एल का भी लंब समद्भाजक लेंगे आधे से अधिक की दूरी लेके, और ये जो रेखाखंड जहां पर मिलेगा इस आधार पर वो एन, क्योंकि एन का आधा 40 हमने लिया था। अब एल और एम को मिला देंगे, एल और एन को मिला देंगे तो ये आपकी त्रिभुज की रचना हो गई। और ये देखिए ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि किसी भी रेखाखंड पर जब कोई लंब समद्भाजक होता है तो उसके किसी भी बिंदु से अगर हम लोग रेखाखंड के अंत बिंदु को मिलाएंगे तो हमेशा सर्वांगसम होता है। ये हम इसके पहले पढ़ चुके हैं त्रिभुज में, तो इसलिए ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। यहाँ पे एल एन और बी एन भी सर्वांगसम हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी त्रिभुज एल एम एन बन जाएगा। क्लियर? और किसी को डाउट? बच्चे को और डाउट? सबको समझा अच्छे से? हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर मुझे ये पूछना है, आप गुड सब मॉर्निंग। चीज में जैसे कि 80 दिया तो हर चीज का आधा क्यों ले रहे हो? हाँ क्योंकि देखिए अगर आधा हम लेंगे, क्योंकि हमें ये अंदर का त्रिभुज बनाना है ना बेटा, तो अगर ये आधा लेंगे तो ये आधा, इसीलिए हमने लंब समद्भाजक लिया कि ये आधा लेंगे तो यहाँ पर भी वही कोण बनेगा, दोनों सर्वांगसम होंगे तो दोनों का योगफल ये 60 हो जाएगा। ये हमारा बहिष्कोण होता है, तो इसीलिए इसका आधा लेते हैं कि यहाँ पर वो अपने आप वह कोण बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें परिमिति दिया ना बेटा, जो जानकारी है उसमें हमें परिमिति है, हमें सिर्फ आधार नहीं दिया है। जो हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े थे त्रिभुज की रचना, जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था आपको, त्रिभुज में 6 घटक होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। इस 6 घटक में से कोई भी 3 जानकारी अगर आपके पास है आप त्रिभुज बना सकते हैं। तो आपने ये छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, लेकिन अब थोड़ी बड़ी कक्षा में हमें थोड़ी शर्त रख देते हैं, मतलब सीधा सीधा ना देखे, वो आपको जो उसके अंदर प्रमेय होता है ना उसका उपयोग करना है। तो यहाँ पे हमें ये भुजा mn का मान नहीं दिया है ना, नहीं तो हम क्या करते mn बनाते, दोनों कोण लिखते और त्रिभुज हमारा बन जाता, बट ये ऐसा नहीं दिया है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इसे लंबा खींचना पड़ा कि हम परिमिति के बराबर बना देंगे और फिर इसका आधा कोण लेंगे, तभी ये लंब समद्भाजक लेंगे तो हमें ये बिंदु मिलेगा और ये कोण अपने आप 60 अंश का हो जाएगा। समझ में आ गया? बहिष्कोण प्रमेय से। तो यहाँ पर हमें कई प्रमेय का उपयोग हुआ है, बहिष्कोण प्रमेय, लंब समद्भाजक, तो इसके आधार पर ये हमारा त्रिभुज तैयार हुआ है। ठीक है? यस सर। और किसी बच्चे को डाउट? और सर लंब समद्भुज विभाजक करने के लिए चाप कहाँ कहाँ पे काटना पड़ेगा? यस यस वेरी गुड बेटा। जैसे आपने ये रेखाखंड है ना, तो इसका अंत बिंदु रखना है ए, आधे से अधिक दूरी लेना गोला प्रकार में, और ये दूरी लेने के बाद यहाँ से सामने चाप कट करना, मतलब अंदर न जाए, इस तरह से चाप थोड़ा बाहर रहे, एक यहाँ पे नीचे एक ऊपर, और फिर दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी रख के आप कट करेंगे और इसे मिला देंगे तो आपका लंब समद्भाजक हो जाएगा। ये आपने शुरुआत में ही पढ़ा था, क्योंकि ये देखिए रचना का ये हम प्रश्न संग्रह 4.3 पे हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही बताया गया था कि कोण कैसे बनाते हैं, कोण का समद्भाजक और लंब समद्भाजक। ये कक्षा 7वीं में भी हमने पढ़ा है बेटा, कोण समद्भाजक, लंब समद्भाजक, उसी का उपयोग करना है यहाँ पर। और किसी को डाउट? आज हम लोग ने त्रिभुज की रचनाएं प्रश्न संग्रह 4.3 पढ़ा, जिसमें हमें परिमिति दिया गया था और आधार के 2 कोण के माप दिए गए थे, उसके आधार पर त्रिभुज की रचना बनाना हमने सीखा। तो धन्यवाद बच्चों, सर थैंक यू का। तो आप जो हमने बनाया इसको घर पे आप बना के उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है?